हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो कुरिल सिसोदिया राजवंश पढ़ रहे थे हम, और इसमें क्या पढ़ रहे थे? महाराणा प्रताप पढ़ रहे थे। तो क्या पढ़ लिया था बताइए? इन्हीं की बातें पढ़ ली थी हमने। शाहबाज खां का बयान पढ़ लिया था। आज हेडिंग लगा लीजिए, दिवेर का युद्ध। लगाइए दिवेर का युद्ध। बात करते हैं दिवेर के युद्ध की। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लगाइए, लगा लीजिए दिवेर का युद्ध। बात करते हैं दिवेर के युद्ध की। तो दिवेर के युद्ध की सन क्या है? कब हुआ था दिवेर का युद्ध? तो हुआ था 1582 ईस्वी में। तो सबसे पहले लिख लीजिए, इसका आगे लिख लीजिए 1582 ईस्वी। लिखें 1582 ईस्वी। कब हुआ? 1582 में। तो भामाशाह से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाने के बाद प्रताप की सेना का जो पुनर्गठन है वो किया, और जुलाई 1582 में दिवेर का स्थान राजसमंद में तो मुगल थाने पर आक्रमण किया। तो इस संघर्ष के दौरान अमर सिंह, कौन? अमर सिंह ने अकबर के चाचा एवं दिवेर के मुगल जो थे, मुगल थानेदार सुल्तान खां थे, उन पर भाले से इतना जबरदस्त प्रहार किया कि क्या हो गए वो, कि भाला सुल्तान खां को बेचता हुआ उनके घोड़े के भी आर पार हो गया। तो लिखेंगे सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए दिवेर का युद्ध। तो थोड़ी बहुत डिटेल देखेंगे इसकी, दिवेर के युद्ध की। तो लगा ली हेडिंग दिवेर का युद्ध। तो लिखिए भामाशाह से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाने के बाद प्रताप की सेना का पुनर्गठन किया। लिखिए दिवेर के युद्ध में, लिखें भामाशाह से आर्थिक सहायता, भामाशाह से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाने के बाद, प्रताप ने, किसने? प्रताप ने। तो लिखिए प्रताप ने सेना का पुनर्गठन किया। सेना का पुनर्गठन किया और जुलाई 1582 ईस्वी में, लिखें व जुलाई 1582 ईस्वी में, 82 ईस्वी में दिवेर यानी राजसमंद, तो लिखे दिवेर राजसमंद के मुगल थाने पर आक्रमण किया। लिखें दिवेर, लिख लीजिए ब्रैकेट में लिख लीजिए राजसमंद। कहाँ? राजसमंद लिख लीजिए। लिखे दिवेर के मुगल थाने पर, दिवेर के मुगल थाने पर आक्रमण किया। तो इतनी बात आ गई समझ में। भामाशाह से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाने के बाद प्रताप ने सेना का पुनर्गठन किया एवं जुलाई, कब? जुलाई 1582 में दिवेर राजसमंद के मुगल थाने पर आक्रमण किया। तो दिवेर का युद्ध पढ़ रहे हैं, सन याद रखिए 1582। तो लिख लीजिए इस संघर्ष के दौरान, लिखें दिवेर के युद्ध की बात हो रही है। लिखें इस संघर्ष के बाद, या इस संघर्ष के दौरान, इसके दौरान ही फेंका था भाला। तो देखिए संघर्ष के दौरान अमर सिंह ने, किसने? अमर सिंह ने। लिखें अमर सिंह ने अकबर के चाचा एवं, किसके चाचा? अकबर के। लिखें अकबर के चाचा एवं दिवेर के मुगल थानेदार का क्या नाम?
सुल्तान खां, तो लिखिए थानेदार सुल्तान खां पर, थानेदार सुल्तान खां पर। सुल्तान खां पर भाले से इतना जबरदस्त प्रहार किया, भाले से इतना जबरदस्त प्रहार किया कि भाला सुल्तान खां को भेदता हुआ, यानी सुल्तान खां के आर पार, लिखे सुल्तान खां को भेदता हुआ, घोड़े की क्या हो गया आर पार, उनको भेदता हुआ घोड़े की क्या हो गया आर पार हो गया। लिखे सुल्तान खां को, सुल्तान खां को भेदता हुआ घोड़े के भी आर पार हो गया। लिखे घोड़े के आर पार हो गया। तो देखिए भामाशाह से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाने के बाद, किसे, भामाशाह से, तो लिखे भामाशाह से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाने के बाद प्रताप ने सेना का पुनर्गठन किया। जुलाई 1582 में, कब, 1582 में दिवेर राजसमंद के मुगल थाने पर क्या किया, हमला किया, आक्रमण किया। तो इस संघर्ष के दौरान अमर सिंह ने अकबर के चाचा एवं दिवेर के मुगल थानेदार का नाम क्या, सुल्तान खां, तो उन पर हमला किया और भाले से इतना जबरदस्त प्रहार किया कि वो उनको तो भेदा ही, भाले ने घोड़े के भी आर पार हो गया। आगे लिखना है, तो आगे लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई दिवेर के युद्ध में, तो लिखिए आगे, इसी में लिखना है आगे। लिखें, तो दिवेर की विजय के बाद पर्वतीय भाग पर किसका अधिकार हो गया, प्रताप का अधिकार हो गया। और कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा। तो मैराथन की संज्ञा दी थी उन्होंने। तो दिवेर के युद्ध में प्रताप ने, इसके बाद जो दिवेर का युद्ध था, इसके बाद प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, नोट कीजिए, लिखिए, पहले तो ये बात लिख लीजिए, दिवेर की विजय के बाद, लिखें, दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर, इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। लिखें, प्रताप का अधिकार हो गया, अधिकार हो गया। तो दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने राजधानी किसको बनाया, चावंड को। लिख लीजिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। लिखे, दिवेर के युद्ध के बाद, लिखें, दिवेर के युद्ध के बाद, दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया, चावंड को बनाया। क्या बनाया, राजधानी। तो दिवेर की विजय के बाद पर्वतीय भाग पर अधिकार किसका हो गया, प्रताप का हो गया, क्योंकि जीत हुई थी उनकी।
तो दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने राजधानी किसको बनाया? राजधानी बना लिया चावंड को। तो किस विजय के बाद प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड बनाई? तो दिवेर युद्ध। तो लिख लीजिए, कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा देते हुए इसे प्रताप के गौरव का प्रतीक माना है। ये बात नोट कर लीजिए। लिखे, कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को, लिखें कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा देते हुए, मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा देते हुए, संज्ञा देते हुए क्या माना है? इसे प्रताप के गौरव का प्रतीक माना है। लिखें, इसे प्रताप के गौरव का, के गौरव का प्रतीक माना है। प्रतीक माना है। तो प्रताप के युद्ध विरोध अंतिम अभियान भी पढ़ेंगे। पहले आप ये बात नोट कर लीजिए, दिवेर के युद्ध में लास्ट बात ये नोट करनी है। इसके बाद पढ़ेंगे प्रताप के विरुद्ध अंतिम जो अभियान था। तो देखिए, दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर किसका अधिकार हो गया? प्रताप का अधिकार हो गया। तो दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने राजधानी किसे बनाया? चावंड। तो कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा देते हुए कहा है कि प्रताप का गौरव है, ये प्रताप के गौरव का प्रतीक माना है। तो अब नोट करेंगे आगे, दिवेर का युद्ध कंप्लीट। नई लाइन से, नई हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान। लिखें, प्रताप के विरुद्ध, प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान। प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान हेडिंग लगा लीजिए। इसमें देखते हैं, तो अकबर ने 1584 में, कब? 1584 में जो मेवाड़ के जगन्नाथ कछावा थे ना, तो जगन्नाथ कछावा को अजमेर का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। समझ में नहीं आया? एक बार फिर से सुनिए। बात है 1584 की। कब की? 1584 की। तो अकबर ने 1584 में, अकबर ने 1584 में किसे भेज दिया? तो ये है आमेर। तो आमेर के किसको भेज दिया? जगन्नाथ कछावा को। लिखना नहीं है आपको, एक बार समझ लीजिए। जगन्नाथ कछावा को भेज दिया किस पर आक्रमण करने के लिए? किस पर आक्रमण करने के लिए? मेवाड़ पर। तो ये आमेर के, तो ये लिख लीजिए, विशाल है मेवाड़ की। तो किस पर आक्रमण करो? मेवाड़ पर आक्रमण। तो 1585 ईस्वी में निराश होकर वह मेवाड़ चला गया। और इसी तरह जगन्नाथ कछावा का आक्रमण मेवाड़ पर प्रताप के विरुद्ध जो है अंतिम आक्रमण सिद्ध हुआ। तो 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु और धनुष की प्रचंचा खींचने के प्रयत्न में प्रताप घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो चावंड से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 2.5 किलोमीटर दूर बांडोली गांव है। तो बांडोली गांव के निकट प्रताप का दाह संस्कार किया गया। ये बात लिखेंगे। तो आपने हेडिंग लगा ली होगी, प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान। अब लिखना स्टार्ट करें। लिखें, लिखिए, अकबर ने 1584 ईस्वी में, लिखें, अकबर ने 1584 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में आमेर के जगन्नाथ कछावा को
आमेर के जगन्नाथ कछावा को अजमेर का सूबेदार बनाकर, लिख लीजिए, अजमेर का सूबेदार बनाकर क्या किया? मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लिखे, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमण करने के लिए भेजा। तो 1585 ईस्वी में निराश होकर, लिख लीजिए, 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में निराश होकर वह मेवाड़ चला गया, या मेवाड़ से चला गया। निराश होकर वह मेवाड़ से चला गया। मेवाड़ से क्या हुआ? चला गया। तो इस तरह से जगन्नाथ कछावा का आक्रमण मेवाड़ पर प्रताप के विरुद्ध अंतिम आक्रमण सिद्ध हुआ। लिख लीजिए, लिखिए, इस तरह से जगन्नाथ कछावा का, इस तरह से जगन्नाथ कछावा का आक्रमण क्या हुआ? मेवाड़ पर प्रताप के विरुद्ध अंतिम आक्रमण सिद्ध हुआ। लिख लीजिए, मेवाड़ पर प्रताप के विरुद्ध अंतिम आक्रमण सिद्ध हुआ। अंतिम आक्रमण सिद्ध हुआ। तो देखिए, इतनी बात नोट कीजिए। इसके बाद लिखेंगे आगे। तो अकबर ने 1584 ईस्वी में, कब? 1584 ईस्वी में आमेर के जगन्नाथ कछावा को, कौन है आमेर के जगन्नाथ कछावा को, कहाँ भेजा? अजमेर का सूबेदार बनाकर कहाँ भेजा? कि मेवाड़ पर आक्रमण कर। तो 1585 में निराश होकर वो भी मेवाड़ से चला गया। और इस तरह से जगन्नाथ कछावा का जो आक्रमण है मेवाड़ पर प्रताप के विरुद्ध अंतिम आक्रमण सिद्ध हुआ। आगे लिखें। इतनी बात नोट कर ली, अब आगे लिखिए। लिखिए, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में, लिखें, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में, 57 वर्ष की आयु में धनुष खींचने के प्रयत्न में, लिख लीजिए, धनुष खींचने के प्रयत्न में धनुष के साथ वो कुछ कर रहे थे, तो धनुष से वो क्या हो गए? घायल। लिख लीजिए, खींचने के प्रयत्न में, खींचने के प्रयत्न में प्रताप घायल हो गए।
प्रताप घायल हो गए तो उसकी मृत्यु लिख लीजिए आगे। और उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो चावंड से 2.5 किलोमीटर दूर बांडोली गांव के निकट प्रताप का दाह संस्कार किया गया। लिख लीजिए, चावंड से 2.5 किलोमीटर दूर। देखिए, चावंड से 2.5 किलोमीटर दूर दूर कौन सा गांव है? बांडोली गांव। बांडोली गांव में प्रताप का दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार किया गया। तो अगले, महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली के निकट कहां पर कीचड़ बांध पर बनी है? ये बात लिख लीजिए, महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली के निकट। लिखें, महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली के निकट, बांडोली के निकट कहां पर? केजड़ बांध पर बनी हुई है। नोट कर लीजिए बात, लिखिए, केजड़ बांध पर बनी है। केजड़ बांध पर बनी है। तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में धनुष खींचने के प्रयत्न में, धनुष की जो प्रजनता होती है, धनुष की प्रजनता से कुछ करते समय प्रताप क्या हो गए? घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। और चावंड से कितने किलोमीटर दूर है? 2.5 किलोमीटर दूर बांडोली गांव है। कौन सा गांव है? बांडोली। तो बांडोली गांव में प्रताप का दाह संस्कार किया गया। महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली के निकट केजड़ बांध पर बनी है। कहाँ बनी है महाराणा प्रताप की छतरी? बांडोली के निकट केजड़ बांध पर बनी है। तो आगे लिखें, इसी में लिखना है। लिखें, 1585 ईस्वी में प्रताप की मृत्यु तक, तो कितने वर्ष? 12 वर्षों तक शांति काल में भी प्रताप ने 36 मुगल थानों को नष्ट किया, जिनमें उदयपुर था, मोही, गोगुंदा, पंदरवा, ये सारे थे। तो प्रताप की वीरता के संदर्भ में कर्नल टोड ने भी कुछ कहा है कि आपलस पर्वत के समान अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं है जो प्रताप के वीरकारी उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति राजे से पवित्र ना हुई हो। ये बात नोट करेंगे, कर्नल टोड ने कही थी। इससे पहले आप ये लिखें कि 1585 ईस्वी में, लिखें 1585 ईस्वी या 1585 ईस्वी के बाद प्रताप की मृत्यु, प्रताप की मृत्यु तक, प्रताप की मृत्यु तक 12 वर्षों तक शांति काल में भी, 12 वर्षों तक शांति काल में भी, 12 वर्षों तक शांति काल में भी प्रताप ने 36 मुगल थानों को नष्ट कर दिया। मुगल थानों को नष्ट कर दिया। जिनमें उदयपुर, मोही, गोगुंदा, ये सारे थे। लिखे, जिनमें मोही, कौन सा?
मोही, गोगुंदा, मांडल। लिख लीजिए गोगुंदा, मांडल। और 15वां या पनारवा भी मिल जाता है। तो एक बात आप इसमें नोट लगाकर लिख लीजिए, लिखें कि प्रताप की वीरता के संदर्भ में कर्नल टोड ने क्या कहा है, ये बात लिखें, नोट लगा लीजिए पहले। नोट, तो नोट में वही लिखना है जो महाराणा प्रताप ने के बारे में किसने कहा है, कर्नल टोड ने कहा है। तो लिखना स्टार्ट करें, लिखें प्रताप की वीरता के संदर्भ में कर्नल टोड ने कहा है। प्रताप की वीरता के संदर्भ में, वीरता के संदर्भ में टोड ने कहा है। तो क्या कहा है, लिखें आल्पस पर्वत के समान, आल्प से पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं, अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं, कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप ने किसी वीर कार्य, लिखें जो प्रताप ने किसी वीर कार्य, वीर कार्य उज्जवल विजय, उज्जवल विजय, या उससे अधिक कृतियुक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो, लिख लीजिए उससे कीर्तियुक्त पराजय से, कीर्तियुक्त पराजय से पराजय से पवित्र ना हुई हो। तो प्रताप के महान कार्यों का जिक्र किया है कर्नल टोड ने। तो पहले देखिए लाइन पढ़िए एक बार, बोलिए मेरे साथ साथ कि 1585 ईस्वी के बाद प्रताप की मृत्यु तक कितने वर्षों तक, 12। तो 12 वर्षों तक शांति काल में भी प्रताप ने 36 मुगल थानों को नष्ट कर दिया। उनमें से एक दो के नाम है वो देखिए, मोही है, गोगुंदा है, मांडल है, पनरवा है, ये सारे 36। तो 36 के 36 नहीं लिखेंगे जो मोस्ट है, मैंने बस आपको वो बता दिए। तो प्रताप की वीरता के संदर्भ में कर्नल टोड के भी कुछ कथन है, तो वो कथन सुनिए कि आपेल्स पर्वत के समान अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप ने किसी वीर कार्य उज्जवल विजय कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो। किसके बारे में कहा है, महाराणा प्रताप के बारे में कहा है। तो ये हो गए प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान। तो अब बात करते हैं विद्वानों के संरक्षक के रूप में भी प्रताप को जाना जाता है, तो वो हेडिंग लगा लीजिए, लगाइए विद्वानों के संरक्षक के रूप में प्रताप। लिख लीजिए विद्वानों के संरक्षक के रूप में, लिखें विद्वानों के संरक्षक के रूप में संरक्षक के रूप में प्रताप।
क्या पढ़ेंगे अभी? तो आप पढ़ रहे हैं विद्वानों के संरक्षक के रूप में प्रताप। तो देखिए प्रताप की अगर बात करें तो 1585 ईस्वी में प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड जो बना ली थी। दिवेर युद्ध अभी बात की हमने, दिवेर युद्ध के पश्चात तो उस पर पूरा ध्यान दिया, उसमें कई सारे महल बनवाए, कई सारे मंदिर बनवाए। देखिए आपको पता है डायग्राम मुझे ऐसे आते हैं, तो ये महल है, ये मंदिर है। मान लीजिए क्या बनवाए, महल है, मंदिर है, वो सारे बनवाए। तो जीवधर की रचना कौन? अमरसार। जीवदार की रचना है अमरसार। तो उसके अनुसार प्रताप ने ऐसा सुदृढ़ शासन स्थापित किया कि वो महिलाओं और बच्चों में, मान लीजिए किसी प्रकार का आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या विकास किया वो सुन लीजिए। कि जीवधर की रचना अमरसार में ये लिखा गया है कि प्रताप ने ऐसा सुदृढ़ शासन स्थापित किया था कि जिसमें महिलाओं और बच्चों को कोई भय नहीं था, उन्हें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। तो प्रताप के संरक्षक में रहते हुए चावंड में चक्रपाणि मिश्र ने अलग अलग विषय वस्तु से संबंधित 3 ग्रंथ लिखे। एक तो कौन सा था? राज्याभिषेक पद्धति, और दूसरा था मुहूर्तमाला था, मुहूर्तमाला, और था विश्ववल्लभ। तो ये 3 ग्रंथ थे। तो चक्रपाणि मिश्र ने विषय में क्या कहा था कि चारों वेदों, षट दर्शनों और धर्मशास्त्रों का ज्ञाता था। तो भामाशा के भाई थे, कौन है? ताराचंद। तो भामाशा के भाई ताराचंद की प्रेरणा से 1595 में किसने? हेमरतन सूरी द्वारा गोरा बादल कथा और पद्मिनी चौपाई काव्य की रचना की गई। ये सारी बातें देखते हैं अभी। तो आप लगा लीजिए विद्वानों के संरक्षक के रूप में प्रताप। तो इसमें पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए प्रताप, तो देखिए 1585 ईस्वी में लिख लीजिए, लिखें 1585 ईस्वी के बाद, 1585 ईस्वी के बाद किसने? प्रताप ने अपनी राजधानी, प्रताप ने अपनी राजधानी, अपनी राजधानी चावंड के विकास कर उसे पूरा ध्यान दिया। लिख लीजिए चावंड के, चावंड के विकास पर पूरा ध्यान दिया, पूरा ध्यान दिया। एवं अनेक मंदिर एवं महल बनवाए। लिखे एवं अनेक महल एवं मंदिर बनवाए। मंदिर बनवाए। तो जीवधर की रचना कौन सी? अमरसार। तो उसके अनुसार प्रताप ने क्या किया वो भी लिख लीजिए। लिखे जीवधर की रचना अमरसार के अनुसार, लिखें जीवधर की रचना, रचना अमरसार के अनुसार, अमरसार के अनुसार। तो लिखे जीवधर की रचना अमरसार के अनुसार। प्रताप ने ऐसा सुदृढ़ शासन स्थापित किया था, प्रताप ने ऐसा सुदृढ़ शासन स्थापित किया था, शासन स्थापित किया था। किया था कि जिससे महिलाओं और बच्चों तक कि महिलाओं एवं बच्चों को किसी प्रकार का भय नहीं था।
प्रकार का भय उनमें नहीं था। तो प्रताप के संरक्षक में रहते हुए चावंड में ही चक्रपाणि मिश्र ने अलग अलग विषय वस्तु के कितने ग्रंथ, 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। लिख लीजिए, लिखे प्रताप के संरक्षक में रहते हुए, प्रताप के संरक्षक में रहते हुए, प्रताप के संरक्षक में रहते हुए चावंड में ही, लिखें चावंड में ही चक्रपाणि मिश्र ने, चक्रपाणि मिश्र ने अलग अलग विषय वस्तु से संबंधित मिश्र ने 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। यही बात लिख लीजिए, 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। तो देखिए 1585 ईस्वी, किसकी बात हो रही? 1585 ईस्वी के बाद प्रताप ने अपनी राजधानी, कौन सी राजधानी? चावंड। तो चावंड के विकास पर पूरा जोर दिया, पूरा ध्यान दिया और क्या किया? अनेक मंदिर एवं महल बनवाए। तो जीवधर की रचना है अमरसार, ये बात भी याद हो गई। जीवधर अमरसार, जीवधर अमरसार। तो जीवधर की रचना अमरसार के अनुसार प्रताप ने ऐसा सुदृढ़ शासन स्थापित किया कि जहां महिलाओं और बच्चों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का भय नहीं था। तो प्रताप के संरक्षक में रहते हुए चावंड में ही चक्रपाणि मिश्र ने 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ? 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। अब आगे उन तीनों ग्रंथों की बात करते हैं। तो लिखे, कौन कौन से ग्रंथ लिखे? पहला लिख लीजिए, 3 ग्रंथ लगा लीजिए, पहले 3 ग्रंथ। तीन ग्रंथ देखते हैं। तो पहला लगा लीजिए राज्याभिषेक पद्धति, पहला लिखें राज्याभिषेक पद्धति, राज्याभिषेक पद्धति। दूसरा लिखिए मुहूर्तमाला, मुहूर्तमाला। नंबर 3 लगा लीजिए विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ। पुलिस जीडी वाले तो सिर्फ इतना लिख लीजिए, रीट वाले ये भी लिखेंगे तो किस किस से संबंधित है? तो देखिए राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ लिखे। गद्यनशिनी की शास्त्रीय पद्धति से संबंधित है। कौन सी पद्धति से संबंधित है? लिखेंगे, लिखिए गद्यनशिनी, गद्यनशिनी की शास्त्रीय पद्धति, शास्त्रीय पद्धति से संबंधित, संबंधित। और ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, लिख लीजिए ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, संबंधित। विश्व वल्लभ में लिख लीजिए उद्यान विज्ञान से संबंधित, लिखे उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान से संबंधित। तो ये हो गए तीनों ग्रंथ। तो चक्रपाणि मिश्र के विषय में कहा जाता है कि ये चारों वेदों, षट दर्शनों और धर्मशास्त्रों का ज्ञाता था। ये बात लिख लीजिए, लिखिए, नोट लगाकर लिख लीजिए, लिखिए चक्रपाणि मिश्र, नोट में लिख लीजिए बात।
लिखिए चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र। लिखने बाद लिख लीजिए चारों वेदों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चारों वेदों, षड दर्शनों और लिखिए षड दर्शनों एवं धर्मशास्त्रों का ज्ञाता था। धर्मशास्त्रों का ज्ञाता था, ये बात नोट कर लीजिए। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। तो राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ तो गदन सेनी की शास्त्रीय पद्धति से संबंधित, मुहूर्तमाला ज्योतिष शास्त्र से और विश्व वल्लभ है दान विज्ञान से संबंधित। तो नोट लगाकर ये लिखना है कि चक्रपाणि मिश्र चारों षड दर्शनों और धर्मशास्त्रों का ज्ञाता था। तो आगे लिखेंगे, इतनी बात नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं। इतनी बात हो गई, अब आगे देखिए। तो आगे लिखना है, जब भी मैंने पीछे बात की थी कौन से भामाशा के भाई ताराचंद की प्रेरणा से, वो बात लिखे भामाशा के भाई ताराचंद की प्रेरणा से। भामाशा के भाई ताराचंद, भामाशा के भाई ताराचंद की प्रेरणा से, ताराचंद की प्रेरणा से 1595 ईस्वी में 1595 ईस्वी में हेमचंद्र सूरी द्वारा, इसके द्वारा हेमचंद्र सूरी द्वारा गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई। लिख लीजिए गोरा बादल। आगे क्या लिखना है, कथा चौपाई की बात करते हैं। पद्मिनी चौपाई, तो गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई काव्य ग्रंथ की रचना की गई। लिखें काव्य ग्रंथ की रचना की गई। तो भामाशा के भाई, किसके भाई, भामाशा के भाई ताराचंद की प्रेरणा से 1595 ईस्वी में हेमचंद्र सूरी द्वारा गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई काव्य की रचना की गई। तो भामाशा के भाई ताराचंद की प्रेरणा से ही हुआ। तो सैनिकों की त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए चारण कवि कौन है, रामा सांधु। कौन है, रामा सांधु और माला सांधु प्रताप की सेना में साथ रहते थे। तो इसी काल में चावड़ में प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन है, निसारुद्दीन, जिनका नासिरुद्दीन नाम भी मिलता है। इंसान एक ही है, नाम अलग अलग मिल जाते हैं, निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन। तो वो हुए जिसकी चित्रकला की चावंड शैली को उन्होंने जन्म दिया। निसारुद्दीन के बाद महाराणा अमर सिंह के शासन के समय किसका, रागमाला की रचना की थी, जो मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख ग्रंथ है। तो राम साधु ने प्रताप केसरी का गुणगान किया। गुणगान करते हुए क्या कहा है, सुनिए। कहा कि अकबर एक पक्षी के समान है, जिसे अनंत आकाश रूपी प्रताप की थाह पाने के लिए उड़ान भर ली, पर वह उसका पार नहीं कर सका। अंत में हार कर उसने अपनी हद में ही रहना सीख लिया, या हद में ही रहना उसको पड़ा। तो ये बात नोट करेंगे सारी, तो आप लिख लीजिए। इतनी बात नोट हो गई। भामाशा के भाई ताराचंद की प्रेरणा से 1595 ईस्वी में हेमचंद्र सूरी द्वारा गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई काव्य ग्रंथ की रचना की। आगे लिखें
क्या लिखना है? सैनिकों में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए। लिख लीजिए। सैनिकों में त्याग और बलिदान सैनिकों में त्याग एवं बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए भावना उत्पन्न करने के लिए भावना उत्पन्न करने के लिए चारण कवि रामा साधु लिखे। चारण कवि कौन है? रामा साधु। और कौन थे? माला साधु। लिख लीजिए माला साधु। प्रताप की सेना में साथ रहते थे। तो इतनी बात नोट कर लीजिए। सैनिकों में त्याग एवं बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए चारण कवि रामा साधु एवं माला साधु कहाँ रहते थे? प्रताप की सेना में साथ रहते थे। तो आगे लिखेंगे, लिखिए कि इसी काल में चावंड के प्रसिद्ध चित्रकार लिखें। इसी काल में चावंड के प्रसिद्ध चित्रकार। इसी काल में चावंड के प्रसिद्ध चित्रकार निसारदीन। दूसरा नाम भी लिख लीजिए, नसीरुद्दीन हुआ। लिखिए आगे, जिसने चित्रकला की चावंड शैली को चावंड शैली को जन्म दिया। चावंड शैली को जन्म दिया और निसारदीन के बाद में महाराणा अमर सिंह के समय में लिखे। निसारदीन के बाद लिखिए, निसारदीन के बाद महाराणा अमर सिंह के समय में लिखे। महाराणा अमर सिंह के समय में महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला प्रसिद्ध है। लिख लीजिए रागमाला। सन लिखना चाहिए 1605 ईस्वी लिख सकते हैं। 1605 ईस्वी। तो रागमाला की रचना की थी। तो जो मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख ग्रंथ है, इंपोर्टेंट बात है, लिख लीजिए। जो मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख ग्रंथ है। तो देखिए, विद्वानों के संरक्षक के रूप में प्रताप को पढ़े तो इस काल में चावंड के प्रसिद्ध चित्रकार निसारदीन या नासिरुद्दीन हुआ, जिसने चित्रकला की चावंड शैली को जन्म दिया। किसको? चित्रकला की चावंड शैली को। तो निसारदीन के बाद महाराणा अमर सिंह के समय किसकी रचना की गई? रागमाला की रचना की गई। सन पूछी जाए तो क्या है? 1605। सन 1605। तो मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख ग्रंथ है कौन सा? रागमाला की बात हो रही। बार फिर से रीडिंग लगाइए, इंपोर्टेंट बात है।
तो इस काल में चावंड के प्रसिद्ध चित्रकार निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन हुआ, जिसने चित्रकला की चावंड शैली को जन्म दिया। निसारुद्दीन के बाद महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला की रचना की गई, कब? 1605 में। तो मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख ग्रंथ है। आगे लिखें। आगे लिखेंगे तो रामा साधु ने प्रताप की शौर्य गाथा का गुणगान करते हुए क्या कहा है, वो बात लिखेंगे। लिखिए। रामा साधु ने प्रताप की शौर्य का गुणगान करते हुए लिखा है। रामा साधु ने प्रताप के शौर्य का गुणगान करते हुए लिखा है। क्या लिखा है वो देखिए अब। कि अकबर एक पक्षी के समान है। लिखें कि अकबर एक पक्षी के समान है। अकबर एक पक्षी के समान है, जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की अनंत आकाश रूपी प्रताप की था पाने के लिए उड़ान भर ली। पर वह उसका पार नहीं पा रहा है। लिख लीजिए। पर वह उसका पार नहीं पा रहा है। तो अंत में हार कर उसे अपनी हद में रहना पड़ा। ये बात लिख लीजिए। ये बात लिखी है रामा साधु ने। तो लिखे अंत में हार कर उसे अपनी हद में रहना पड़ा। तो लिखिए रामा साधु ने प्रताप की शौर्य का गुणगान करते हुए क्या लिखा है, सुन लीजिए। क्या लिखा है? तो रामा साधु ने प्रताप की शौर्य का गुणगान करते हुए लिखा है। 2 बार रिवाइज करेंगे इसको ताकि याद हो जाए कि अकबर एक पक्षी के समान है। किसके समान है? अकबर एक पक्षी है जिसने अनंत आकाश रूपी, जिसका कोई मुकाबला नहीं, प्रताप की इच्छा है, उसकी होड़ बराबरी या फिर उसकी इच्छा पाने के लिए उड़ान भर ली, पर वह उसका पार नहीं कर सका, यानी कि वह उससे जीत नहीं सका और अंत में हार कर उसे अपनी हद में ही रहना पड़ा। कहाँ रहना पड़ा? अंत में उसे अपनी हद में ही रहना पड़ा। तो रामा साधु ने कहा है प्रताप की शौर्य का गुणगान करते हुए अकबर को पक्षी के समान बताया है, जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की थाह पाने के लिए उड़ान भरी, परंतु वह सफल नहीं रहा। उसे हार का सामना करना पड़ा और उसे अपनी हद में रहना पड़ा। तो आगे लिखें। इतनी बात याद होगी। अब आगे लिख लीजिए। प्रताप द्वारा बद्राना नामक स्थान पर कौन सा हरिहर मंदिर बनवाया गया? किसके द्वारा बनवाया गया? हरिहर मंदिर बनवाया गया प्रताप के द्वारा। तो दुर्साडा ने प्रताप के नाम पर विरुद्ध छत्रिका नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की। तो चावंड में प्रताप ने क्या करवाया? एक और मंदिर। कौन सा है ये? कौन सा? चामुंडा देवी का मंदिर
बनवाया, ये बात नोट करेंगे। तो सबसे पहले लिखें प्रताप द्वारा जो नाम स्थान कौन सा है, बदराना। तो लिखें प्रताप द्वारा बदराना नामक स्थान पर, कहाँ पर है, बदराना नामक स्थान पर हरिहर मंदिर बनवाया गया। हरिहर मंदिर बनवाया गया। बनवाया गया। तो दुर्साडा ने प्रताप के नाम पर, लिख लीजिए, दुर्साडा ने प्रताप के नाम पर, प्रताप के नाम पर विरुद्ध छत्री, लिखें विरुद्ध छत्री नामक ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ की रचना की। तो चावंड में ही प्रताप द्वारा चामुंडा देवी का मंदिर बनवाया गया। नोट कीजिए, चावंड में ही प्रताप द्वारा, लिखें चावंड में ही प्रताप द्वारा, किसके द्वारा, प्रताप के द्वारा चामुंडा देवी का मंदिर भी बनवाया गया था। लिखें चामुंडा देवी का मंदिर भी बनवाया गया था। तीनों बातें याद करेंगे। तो प्रताप द्वारा स्थान कौन सा, बदराना नामक स्थान, कौन सा है, बदराना। तो प्रताप द्वारा बदराना नामक स्थान पर कौन सा मंदिर, हरि को समर्पित हरिहर मंदिर बनवाया गया। कौन सा मंदिर, हरिहर मंदिर। तो दुर्साडा ने प्रताप के नाम पर विरोध छत्री नामक ग्रंथ, क्या है विरोध छत्री, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दुर्साडा ने प्रताप के नाम पर कौन से ग्रंथ की रचना की, विरोध छत्री। तो प्रताप द्वारा बदराना नामक स्थान पर कौन सा मंदिर बनवाया गया, हरिहर मंदिर, विष्णु मंदिर, चामुंडा मंदिर। तो आप ये देखेंगे प्रताप के द्वारा निर्मित है चामुंडा मंदिर, याद तो रह जाएगा, लेकिन बदराना पर कौन सा है, हरिहर मंदिर। थोड़ा इनको अलग अलग याद रखिए। तो प्रताप द्वारा बदराना नामक स्थान पर हरिहर मंदिर बनवाया गया। दुर्साडा ने प्रताप के नाम पर विरोध छत्री नामक ग्रंथ की रचना की। और चावंड में चामुंडा, याद रह जाएगा, चावंड में चामुंडा। तो चावंड में ही प्रताप द्वारा चामुंडा देवी का मंदिर भी बनवाया गया। नोट कर लीजिए इतनी बात। नोट कर लिया आपने इतनी बात। आगे में क्या पढ़ना है, महाराणा अमर सिंह प्रथम पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है आगे, महाराणा अमर सिंह प्रथम शासनकाल याद रखिए 1597 से 1620 ईस्वी। कब है, 1597 से 1620। तो आप आगे पढ़ेंगे हम महाराणा अमर सिंह प्रथम शासनकाल देख लीजिए 1597 से 1620। तो इससे पहले हम हल्दी घाटी युद्ध पढ़ चुके हैं, उसकी तारीख क्या थी, आगे यही पढ़ना है हमें। तो हल्दी घाटी की तारीख बोलिए, बोलिए 18 जून 1576। क्या है तारीख है, 18 जून 1576। तो दिवेर के युद्ध की, दिवेर का युद्ध 1582। कब है, 1582। तो ये थोड़ा याद रखिए। महाराणा प्रताप का शासनकाल था 1572 से 1597। फिर 97 के बाद ये तो लिख लीजिए महाराणा प्रताप, थोड़ा याद रह जाएगा, रिवाइज कर लेंगे इनको। महाराणा प्रताप शासनकाल था 1572 से 1597 ईस्वी।
तो देखिए हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576, हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576, दिवेर का 1582, महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 97, 1572 से 97, 1572 से 97 याद हो गया। उसके बाद आते हैं राजा अमर सिंह आएंगे, महाराणा अमर सिंह, तो 1597 से है इनका 1620, कब से है 1597 से 1620, तो फिर 1620 से 1628 महाराणा करण सिंह आ जाएंगे। इसके बाद हम बाद में पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।